गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था एंड हमने पढ़ा था कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ओके, फिर हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे इंसान कौन कौन सी जगहों पर हमें एविडेंसेस मिले कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस है वो वहाँ पर रिसाइड करते थे या यहाँ पर वो लोग रहते थे, है ना। तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ा, रिवर नर्मदा पे। रिवर नर्मदा के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहते थे, ओनली हंटिंग पर। वेयरएज जब हम सुलेमान तीर्था हिल्स के बारे में स्टडी करी तब हमने ये देखा कि वो सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, मतलब वो अर्ली ह्यूमंस कितने पुराने थे, 8000 इयर्स अगो। तब तक उन ह्यूमंस ने अपने आप को काफी चीजों तक अपने आप को नेचर से वो काफी चीजों को अपने अंदर उन्होंने ढाल लिया था। उन्होंने रिसोर्सेस को यूज करना सीख लिया था। उसी में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उसमें दो चीजें करी थी। सबसे पहले उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, मतलब कि उन्हें पालना सीख लिया था। सेकेंड जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था। इनिशियली उन्होंने कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी थी, वीट एंड बार्ली। थर्ड इज द गैरो हिल्स एंड द विंध्यास। गैरो हिल्स पर जो हमें अर्ली ह्यूमंस मिले उन्होंने भी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहां पर विंध्याचल की वजह से बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या वहां के जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या ग्रो किया, राइस ग्रो किया। फिर ठीक उसी के बाद हमने पढ़ा रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस पर कौन सी सिविलाइजेशन मिली थी, हमारी सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन मिली थी। कौन सी थी वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इस सिविलाइजेशन की खासियत क्या थी कि ये it has one of the most advanced drainage system as well as wells for water storage। मतलब कि ये सिविलाइजेशन के पास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, उसके साथ साथ उनके पास कुएं भी थे जिसपे ये लोग पानी स्टोर करके रखते थे। ये सिविलाइजेशन आज से कितने साल पुरानी है, कम से कम 4500 साल पुरानी है। अब जो लास्ट हमने सिविलाइजेशन पढ़ी थी वहां पे रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर गंगा में कौन कौन से सिविलाइजेशन आई, वहां पर कौन कौन से किंगडम सेट हुए, वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि रिवर गंगा में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर या किंगडम जो स्टैब्लिश हुआ था वो मगध एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, जिसके वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किंग जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आगे के हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके बारे में, उनके किंगडम के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाई डिड पीपल ट्रैवल लैंड्स इन द पास्ट। पीपल जो थे वो एक जगह से जगह ट्रैवल ही करते थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर। उसके साथ साथ बहुत से पीपल्स को ये थी क्यूरियोसिटी थी कि इधर से जाए एक्सप्लोर करें हम पूरे वर्ल्ड को। बहुत से लोग अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए ट्रैवल करते थे, और बहुत सारे पीपल्स थे जो कि बिजनेस ट्रेड करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। अब आज उसमें हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का नाम कैसे पड़ा। ओके, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 4 का नेमिंग ऑफ आवर कंट्री। आवर कंट्री is generally referred to as Bharat or India. The country was named Bharat after the name of the tribe Bharat mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated about 3500 years ago. The name India, however, is derived from the Sanskrit word Sindhu meaning water body. अब भारत जो नेम पड़ा उसके बहुत सारे अलग अलग हिस्ट्री में इसके अलग अलग इंसिडेंट है। आपकी बुक में जो इंसिडेंट है उसमें ये है कि एंशिएंट टाइम में जो भारत जो थी एक ट्राइब का नाम था। ओके, एक ट्राइब का नाम था जिसका नाम भारत था, उसी के नाम से ये हमारी कंट्री का नाम पड़ा। और साथ ही साथ ऋग्वेदा में संस्कृत वर्ड सिंधु नदी,
है ना, से बिकॉज सिंधु नदी के जो हमारे इंडस रिवर है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में बहती है, तो सिंधु नदी की वजह से हमारे कंट्री का नाम पड़ा। फ्रॉम द संस्कृत बॉडी सिंधु मीनिंग अ वाटर बॉडी। The inhabitants of the northwestern part of the country used to call the river with 7 tributaries. अब सिंधु रिवर्स को सिंधु इसलिए बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल्स थे हमारे कंट्री के, मतलब वो रीजन जो आपका पंजाब रीजन है ना, उस पंजाब रीजन है, पाकिस्तान रीजन है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अगर आप इंडिया के मैप में आप जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तब जो पंजाब वाला रीजन है, हरियाणा वाला रीजन है, उस पोर्शन को हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द आवर कंट्री कहते हैं। उसी में जो रिवर सिंधु है उसमें कम से कम 7 रिवर्स आके मिलती है, इसी वजह से यह 7 रिवर्स और लेक्स या स्ट्रीम आके मिलती है, इसीलिए उस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है। About 2500 years ago, when the Greeks arrived in the northwest part of the country, they pronounced the river as Indus or Indus. जब ग्रीक ने इन्वेशन किया इंडिया पर, मतलब कि जब ग्रीक ने इंडिया पर हमला किया टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तब उन्होंने को सिंधु नदी बोलना क्या आता था, उस सिंधु नदी को इंदौस बोलते थे। इंदौस मतलब आई से स्टार्ट करते, इंदौस बोलते थे। ओके, which finally changed to Indus। तो आज के प्रेजेंट टाइम में हम उस रिवर का नाम क्या है, इंडस रिवर। इससे पहले इसको सिंधु रिवर कहा जाता था, पर लेकिन जब ग्रीक्स ने इन्वेशन किया इंडिया पे, मतलब इंडिया पे हमला किया, तब उन्होंने सिंधु को बोला नहीं जाता था, इसको इंदौस बोलते थे। अब उस नदी का इंदौस से इंडस नाम पड़ा। ओके, which finally changed into Indus। they called the land to the east of the river Indus इंडिया। और इसी वजह से हमारे कंट्री का नाम इंडिया जो है वो इस रेफरेंस से भी पड़ता है कि ड्यू टू द इंडस रिवर, क्योंकि जितने भी इन्वेशंस हुए थे, मोस्ट ऑफ द इन्वेशंस वर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो पंजाब एंड हरियाणा वाला जो रीजन है, उस पोर्शन ऑफ द कंट्री से जितने भी हमले हुए थे इंडिया में, बेसिकली उस पोर्शन से हुए थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी स्टडी आवर पास्ट। ओके, कौन कौन से सोर्सेस है या फिर हम किस वजह, मतलब कौन कौन से तरीके हैं या क्या सोर्सेस रहते हैं हमारे पास, जिससे हम हमारे जो पास्ट है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि क्या इस बात की क्या सच्चाई है कि वो पहले ऐसी चीज या ऐसी घटना या ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। तो ये एविडेंसेस हमें कौन दो सोर्सेस से मिलते हैं। पहला तो मिलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा जो हमें मिलता है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब ये सब पुरानी चीजें जो अर्ली ह्यूमंस के साथ जो भी चीजें थी, हो सकता है उनके कंकाल भी हो, ओके, हो सकता है उनके बर्तन हो, ओके, हो सकता है उनके हथियार हो। ये सारे जो जितने भी सोर्सेस आते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। उनके बनाए गए मॉन्यूमेंट्स, घर, ये सारे सोर्सेस किसमें आते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस में। वेयर लिटरेरी रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जो उस समय उन्होंने लिखी हो, है ना, कोई भी चीज जो उन्होंने उस समय लिखी हो, जैसे आज आप लोग बुक कॉपीज में लिखते हो ना, ठीक वैसी चीज जो उन्होंने पहले उस समय अगर लिखी हो उसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। ओके, तो मैं आपको पेज नंबर 5 पे से रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। थिंग्स ऑफ द पास्ट टेल्स a lot about early people and societies. These things are called the sources of our history. Historians are individuals who study and write about the past. For writing history, they refer to several literary sources from various corners of the world. अब ये जो चीजें हमें मिलती है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स हो या लिटरेरी सोर्स से, हिस्टोरियन इसको स्टडी करते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं, और पूरी दुनिया जब इसको पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स कैसे डिसाइड करते थे या कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। Historians rely on archaeology for information about ancient India। अब हिस्टोरिकल सबसे मेन इस पर रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि कितना साल पुराना जो वो है चीज है, कोई भी चीज मिलती है, फॉसिल्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, तो उससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो कितने साल पुराना है। Archaeology is the study of prehistoric people and their cultures।
Archaeologists are individuals who explore and excavate historical evidence to study them. अब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका काम ही होता है हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना। तो ये जगह जगह जहाँ इनको ऐसा लगता है, स्टडीज से पता चलता है कि हो सकता है पहले यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते हों, तो वहाँ पर वो लोग खुदाई करते हैं और अगर वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, वो कितनी पुरानी है, कितने टाइम पहले की है और क्या उसका यूज था उस समय, इसके बारे में स्टडी करते हैं। They look for material remains of the remote past to understand early people and their lifestyle. उससे हमें क्या पता चलता है? अर्ली पीपल्स की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। ओके, they study and analyze the remains of ancient structures, tools, weapons, pots, pans, ornaments, coins, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अब जब आर्कियोलॉजी से जब खुदाई करते हैं कौन कौन सी चीजें मिलती है? कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं, कभी वेपन्स मिल जाते हैं, पॉट्स मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, स्कल्पचर्स मिल जाते हैं, पेंटिंग्स मिल जाती है। इन सब चीजों को रिसर्च करते हैं और उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि अर्ली ह्यूमंस की उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी। फॉर इंस्टेंस, है ना, एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में। फॉर इंस्टेंस, ए कॉइन बिलोंगिंग टू द टाइम ऑफ किंग समुद्रगुप्त, द फोर्थ रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का प्रोमिनेंट रूलर है किंग समुद्रगुप्त। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे आपके ऊपर इसके ऊपर चैप्टर है। शोइंग हिम प्लेइंग द वीणा, thus proving that he was fond of music। आपके पेज नंबर 5 में जितने भी बुक्स परचेज की है उसमें आपको पेज नंबर 5 में कॉइन्स नाम की इमेज मिलेगी। उसमें जो की है, उसमें जो उसके इंक्रिप्शन है, तो उसमें क्या इंक्रिप्ट किया रखा जो कि एक राजा है समुद्रगुप्त जो कि वीणा लेकर गए। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो समुद्रगुप्त जो राजा थे उनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। ओके, thus proving that he was fond of music. To learn about eating habits of early humans, archaeologists study the fossils of animals, birds, and fish. Thus, archaeology helps historians to reconstruct the life of the common people who lived during the ancient time. अब उनके खाने पीने जो के पहले अर्ली ह्यूमंस क्या खाते थे उसकी लोग काइंड स्टडी करते थे, एनिमल्स की, फिश की, जो उनके फॉसिल्स मिलते थे, उनके पुराने अवशेष, मतलब कि वो जो मर जाते थे, जो उनकी हड्डियां कंगाल बसता था, उनसे वो स्टडी करते थे कि क्या पहले के इंसान ये सारी चीजें खाते थे, नहीं खाते थे। ओके, जो अब नेक्स्ट हम जो उसमें ब्रीफली आज हम आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, आपके इसमें हमारे स्टडी जब मोबाइल स्टडिंग और पास हमें दो सोर्सेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड अदर इज द लिटरेरी सोर्स। हम सिर्फ आज आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो उसमें सबसे पहला सोर्स है वो है फॉसिल्स। ओके, आप उसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कौन कौन सी इमेजेस वो होती हैं फॉसिल्स की। कुछ इस टाइप की इमेजेस हैं। ये जो इमेज है ये इंसान के सिर के कंकाल की इमेज है। ओके, ये वाली जो इमेज है ये एनिमल्स के फॉसिल्स की इमेज है। ओके, सो व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द पास्ट फाउंड विद इन द लेयर्स ऑफ द रॉक। ये वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ द रॉक्स में मिलते हैं, जैसे कि ये वाला आप देखिए जो इसमें एक एनिमल है, मे बी आई थिंक इट्स अ रेप्टाइल। ओके, तो इसमें इसके रिमेन्स इस रॉक के लेयर्स में इसका इम्प्रिंट हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें इसका ऐसा इमेज मिली है। तो एक टाइप का फॉसिल्स है जो कि वेरियस लेयर्स ऑफ रॉक्स में मिल सकती है। ओके, fossils are the main source of information about the species of plant and animal that used to exist in the past. fossils काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि पहले इस टाइप के एनिमल्स भी होते हैं। सपोज एन एग्जांपल दैट आपने सुना होगा डायनासोर, जैसे कि ये डायनासोर का फॉसिल हमने किसी ने नहीं देखे डायनासोर, पर लेकिन हम जब इसके ढांचे को देखते हैं, इसकी बनावट को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले डायनासोर कैसे एग्जिस्ट करते थे। ओके, जो नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अबाउट द मॉन्यूमेंट्स कि मॉन्यूमेंट्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। और उससे पहले हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं।
Monuments, buildings and structures of the past such as temples, mosques or tombs are known as monuments. Monuments क्या होते हैं? जो पुरानी इमारतें होती है, हो सकती है कि वो टेम्पल्स भी हो सकती हैं, मस्जिद भी हो सके या फिर बड़े बड़े टाउन्स हो सके, ओके, जिससे विच आर जनरली नोन एज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स हमें ये बताते हैं कि वो जो उस समय की जो बनावट है वो पहले किस तरीके से आर्किटेक्ट था उस समय का, कि वो कैसे घर बनाते थे या कैसे बिल्डिंग्स बनाते थे, ओके, कहीं ना कहीं उस समय की टेक्निक भी शो होती है, ओके। दिस वन इज डिपिक्ट द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन आर्किटेक्चर, साइंस एंड सोसाइटी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन हिस्ट्री। अब उस समय जो मॉन्यूमेंट्स बनते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि तब से लेके उस समय तक साइंस आर्कियोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद से इन द मॉडर्न टाइम और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, साइंस एंड सोसाइटी। तो नेक्स्ट अब उसमें से आपको मैं एक मॉन्यूमेंट्स दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्लास 5 तो हमने पढ़ा है ये सांची स्तूप के बारे में, जो सांची स्तूप है, ओके, ये बेसिकली जो मॉन्क्स होते थे उनके लिए उनके ठहरने के लिए बनाया गया था और उनके जो लास्ट जब उनके मरणोपरांत जब उनके सामान रह गए थे उनको यहाँ पे रखा जाता है और इंसान बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे उन सब चीज़ों के दर्शन करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ओके। Inscription, these are the written records of the past that are carved or engraved on hard surfaces such as rocks and metals. Many of these inscriptions were orders from ancient rulers for their subjects. Some inscriptions also stand as documented evidence of the victories of the kings and the queens. Inscriptions also give information about the social, political, economic and religious conditions that prevailed during our past. तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स जो कि दीवारों पे या पत्थरों पे लिखवाए जाते हैं, मतलब उस पर उसको ठोक पीट कर उसको तराश कर वहाँ पर वो लोग लिखते थे कि कोई भी चीज़ है, किसी भी राजा की विक्ट्री है, किसी ने राजा ने बैटल जीता है तो वो उस पर लिखवा देता था, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को देनी होती थी या अपने बारे में पूरे अपने जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर अपने बारे में बताने के लिए इन सब चीज़ों के लिए इंस्क्रिप्शन यूज किए जाते थे। तो उस समय क्या बता सकते हैं उस समय की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, क्या कौन कौन से उस समय रिलीजन्स थे, उनकी लिखावट समय पता चल जाता है कि उस समय किस टाइप की बोली जाती थी, मतलब किस टाइप की भाषा यूज की, लैंग्वेज कैसी यूज की जाती है। नेक्स्ट अब इंस्क्रिप्शन का आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, वही मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल। ये इस टाइप के इसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, जो कि बेसिकली पत्थर पे ही लिखवाई जाती है, ओके। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्ट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये इसी का एग्जांपल है आर्ट फैक्ट्स का, ओके। आर्ट दिस रिफर टू टूल्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज एंड पोर्ट्री दैट बिलोंग टू द पास्ट। दिस इंपॉर्टेंट सोर्सेस दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। ये एक पुराना आर्ट फैक्ट्स है, उस समय देखो किस तरीके से वो कोई भी चीज़ हो, मूर्ति बनानी हो, उनको टॉयज बनाने हो या अपने गहने बनाने, ऑर्नामेंट्स बनाने हो, तो कुछ इस टाइप से वो टेक्निक यूज करके बनाते थे। एंड लास्ट इज द कॉइन्स। कॉइन्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन देयर टाइम। अब कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि उस समय कैसी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, मतलब उस समय वो जो कोई सभी किंगडम का कॉइन हो तो समय पता चलता है वो किंगडम कितना अमीर था या कितना इकोनॉमिकली स्टेबल था, ओके। उससे कैसे पता चलता है कि उस टाइप में उस समय कॉइन किस तरह से यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जहाँ पर तांबे के कॉइन यूज किए गए थे, बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जहाँ पे सोने के प्योर गोल्ड के कॉइन्स यूज किए थे। ऑब्वियसली बात है जब गोल्ड कॉइन यूज होते थे, ऑब्वियसली बात है वो जो किंगडम था वो बेसिकली इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग था। कुछ इस टाइप के कॉइन्स हमारे इंडिया में जो कॉइन्स बनते थे कुछ इस टाइप के बनते थे। कुछ इस टाइप के कॉइन्स बनते थे, तो इससे पता चलता है कि उस समय कॉइन्स कैसे बनते थे या उस समय की हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी उस समय इंडिया के राजाओं की। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लिटरेरी सोर्स होते हैं और पहले लिखा कहाँ पे जाता था और किसकी मदद से लिखा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।